Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT Political Science चैप्टर नंबर 3 Why do we need a parliament? कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों आप लोग पार्लियामेंट यानी संसद को बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। तो चलिए आज हम इसको बहुत ऑफिशियल तरीके से जानेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर है यानी खासियत है। और एक की फीचर हम लोगों ने पढ़ी थी सेकुलरिज्म, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में कवर कर लिया। होप सो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 देख लिया हो। नहीं देखा हो तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। We in India pride ourselves on being a democracy. हम जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं, हमें डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस पर हमें फख्र है, प्राइड है। In this chapter we will try and understand the relationship between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizen. हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप को, जो कि है आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी जो पार्टिसिपेशन किसी भी डिसीजन मेकिंग में जो पार्टिसिपेशन का आइडिया है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री को जो हर सिटीजन की सहमति की जो जरूरत है, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन के रूप में टॉपिक आ जाता है, व्हाई शुड पीपल डिसाइड? लोगों को डिसाइड क्यों करना चाहिए, यानी लोग फैसला क्यों करेंगे, क्या जरूरत है इसकी। तो चलिए इसको पॉइंट के जरिए से हम समझेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, India, as we know, became independent on 15th August 1947. As all we know, people from every background joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. People जो कि हर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, यानी वो हर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अमीर हो, नवाब हो, खान हो, मिर्जा हो, सैयद हो, कोई भी हो, वो पंडित हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने लोग इंडिया में थे सब लोगों ने मिलकर आपस में एकता के साथ हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स से जो है आजाद करवाया, कई सदियों की लड़ाई के बाद, एक लंबी स्ट्रगल के बाद। तो इसलिए बच्चों मैं आप लोग पहले से भी ये बात जानते हैं कि आप लोग ये कभी नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर धर्म ने, किसी पर्टिकुलर कास्ट ने, किसी पर्टिकुलर रिलीजियन ने या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने जो है इंडिया को आज़ाद करवाया है या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। ये सरासर गलत है। हम सब ने मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, हम सब ने मिलकर इंडिया को बनाया है। और वो सभी लोग जिन्होंने जो हर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे, वो सब जो है आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी किसी भी फैसले में अपनी सहमति, पार्टिसिपेशन करना, कोई भी फैसला लिया जा रहा है देश के लिए, किसी के लिए भी, उसमें अपनी पार्टिसिपेशन करना, इन सारे आइडियाज से वो लोग क्या थे, इंस्पायर्ड थे। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. 1885 में जो द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उसने डिमांड की कि जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसमें जो है हमारे कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए जिनको राइट हो क्या करने का, डिस्कस द बजट, बजट पर डिस्कस करने का और क्वेश्चंस पूछने का, उसके बारे में क्यों, क्या, कब, ऐसे क्वेश्चन पूछने का जिनको राइट हो, ऐसे कुछ इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेचर में होने चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for some elected representatives. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसने 1909 एक्ट 1990 के तहत कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है अलाउ कर दिया, बट दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट नॉर कुड पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। बट उन्होंने सभी एडल्ट्स को जो है वोट देने का हक नहीं दिया और नहीं लोग जो है वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
यानी उन्होंने बहुत थोड़ा छोटा सा काम किया। हालांकि हमारा इंडिया काफी बड़ा है और थोड़े से लोग जो है पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट ग्रुप से, डिफरेंट रिलीजियन से लोग आते हैं। वो अपने अपने लोगों को, अपने अपने सिटीजन्स की जो उनके अंडर में आते हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी परेशानियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को और जो उनकी डिमांड्स होती हैं उनको। तो इतने थोड़े से लोग जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और उन लोगों ने सभी को वोट देने का हक और ना ही किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का हक नहीं दिया था। The experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the mind of nationalists that all person in independent India would be able to participate in decisions, in making decisions. जो एक्सपीरियंस, कॉलोनियल रूल का जो एक्सपीरियंस था और डिफरेंट लोगों ने जो इन फ्रीडम स्ट्रगल में जो पार्टिसिपेशन किया था, इसने जो है नेशनलिस्ट जो थे उनके दिमाग में जो है एक डाउट डाल दिया छोटा सा कि इंडिया का हर सिटीजन एक आज़ाद इंडिया में सभी लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में, यानी कोई भी फैसला लेने के लिए जो है वो एबल होंगे, यानी उसमें वो उनका हक होगा कि वो पार्टिसिपेट करें किसी भी फैसले लेने में, किसी भी डिसीजन मेकिंग में वो लोग पार्टिसिपेट करें। तो इस बात को जो है नेशनलिस्ट ने थोड़े से डाउट में डाल दिया, इस बात ने नेशनलिस्ट को कि कैसे सभी लोग, अब हर बंदा जाके पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग सोच होती है, अलग राय होती है। तो इस बात ने उन लोगों के दिमाग में डाउट डाल दिया। तो चलिए देखते हैं उन्होंने इस डाउट को कैसे सॉल्व किया। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट आई फेल्ट लाइक, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट वो करेगी जो मैं फील कर रहा हूँ, यानी जो मैं चाहती हूँ। मैं एक इंडिविजुअल बंदी या आप एक इंडिविजुअल बंदे जो चाहते हैं गवर्नमेंट वो करेगी। इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। इसका मतलब ये है, यानी सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सेंसिटिव होगी पीपल्स की नीड को, डिमांड को लेकर, यानी उसको सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या जरूरत है, लोगों की क्या डिमांड्स है। तो इस तरह इसका मतलब हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि हर बंदा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो वो गवर्नमेंट वो करेगी जो वो बंदा चाहेगा, नहीं, बल्कि गवर्नमेंट जो जरूरत है लोगों की, जो डिमांड्स है लोगों की, उसको सेंसिटिव, उसके प्रति सेंसिटिव रहेगी, यानी उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। ये होता है डेमोक्रेसी का मतलब। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of the country of universal adult franchise, that all adult citizens of the country have the right to vote. ये जो ड्रीम और एस्पायरेशन थे फ्रीडम स्ट्रगल के, उसने इस बात को यकीनी बनाया, यानी इस बात को कॉन्क्रीट की तरह, यानी इस बात को जरूरी बनाया कि इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी पूरी कंट्री के जो एडल्ट सिटीजन हैं उनको वोट देने का राइट होगा। ये सारी बात उनके एस्पायरेशंस थे, उनका ड्रीम था कि सभी लोग जो है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, क्योंकि जो कॉलोनियल रूल था उसमें जो इंडियंस थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसमें लोगों का मतलब 0% भी उनके डिसीजन में लोगों का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता था। वो जो बोलते थे वही उनका जो है हुक्म होता था और सभी लोगों को वो मानना पड़ता था। और अगर कोई उसके खिलाफ जाता था तो उसको, उसके परिवार पर, उस पर गंभीर खतरा रहता था, वो उसको मार देते थे, वो उसको आतंकवादी बोलते थे और वो उसको अजीब उसको सजाएं देते थे। तो ये सारी जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उन लोगों का ड्रीम था कि हमारे पास एक ऐसी कंट्री होगी जिसमें जो गवर्नमेंट होगी वो हम सब की बातों को लेकर चलेगी, हम सबको जो है डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का हक हासिल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह इंस्पायरेशन हुई
किस तरह लोगों के ड्रीम थे कि वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। अब हम पढ़ेंगे लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि के सभी नागरिक जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सरकार वो करेगी जो एक इंडिविजुअल बंदे को पसंद है, जो आप फील करे, बल्कि सरकार वो करेगी जो लोगों की नीड्स है, जो उनकी फंडामेंटल नीड्स है, जो उनकी डिमांड्स हैं, उसको पूरा करेगी। तो अब हम देख लेते हैं किस तरह सब लोग जो है अपना डिसीजन मेकिंग में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी जो उनकी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं। The take-off point for a democracy is the idea of consent, the desire, approval and participation of people. जो एक डेमोक्रेसी का टेक ऑफ पॉइंट है वो क्या है? आइडिया है, और जो एक लोगों की ख्वाहिश है, लोगों की एक तमन्ना है कि लोग जो है पार्टिसिपेशन करेंगे, और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, ये एक डेमोक्रेसी का टेक ऑफ पॉइंट है। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person. यानी जो इस डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया होता है वो ये है, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है उसका बेसिक आइडिया जो है वो ये है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक सिटीजन कह ले, वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन वी नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन्स। और इस प्रिंसिपल में यानी इस प्रिंसिपल के जरिए से गवर्नमेंट या फिर कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन उसको जरूरत होती है कि वो अपने सिटीजन्स के ट्रस्ट को बिल्ड करे, यानी उनके साथ ट्रस्ट बनाए, सिटीजन्स जो है उस पर ट्रस्ट करे। इसका जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है उसका बेसिक आइडिया यही है, यानी कि पब्लिक को, सिटीजन्स को उसके ऊपर ट्रस्ट हो, और कोई भी सिटीजन, कोई भी इंडिविजुअल वो जो है क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? यानी कोई एक इंडिविजुअल, हर बंदा जो है वो अपना अप्रूवल यानी अपनी सहमति या डिसअप्रूवल के, उसको नहीं पसंद ये वाली गवर्नमेंट की ये बात नहीं पसंद, वो किस तरह जो है सरकार में अपने अप्रूवल डिसअप्रूवल को प्रकट कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, किस तरह इंडिकेट कर सकता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। One way of doing so, as you read, is through election. एक तरीका जो था अप्रूवल या डिसअप्रूवल जाहिर करने का, वो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, यानी इलेक्शंस के जरिए से people would elect their representatives to the parliament. Then one group elected their representative from the government. People जो है वो अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। फिर वहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनका एक ग्रुप जो है क्या करता है, सरकार बनाता है। द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के बारे में बताया जा रहा है। पार्लियामेंट जो होती है वो बनाई जाती है, जो वो बनती है, बेसिकली वो बनती है सभी रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर, जो कि क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं। यानी हमने क्या पढ़ा कि पीपल जो है, लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, और फिर उस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका जो एक ग्रुप होता है वो क्या करता है, सरकार बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। जो जाहिर सी बात है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे, जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए होंगे, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाता है। और फिर बता रहे हैं पार्लियामेंट वो होती है जो कि सभी रिप्रेजेंटेटिव को आपस में मिलाकर बनती है, जो कि क्या करता है, सरकार को कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट को गाइड करता है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव, इस सेंस में अगर देखा जाए, पीपल अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने जो उनके चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पसंद किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट, गवर्नमेंट को बनाते हैं और उसको कंट्रोल भी करते हैं। यानी इनडायरेक्टिव वे में जो है क्या करते हैं, लोग गवर्नमेंट को बना रहे हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसीलिए कहा जाता है क्या, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने जो है एक आपको रिकॉल करने के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिए गए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर आपको खुद करने चाहिए।
बट मैंने आपको आंसर लिख दिए हैं ताकि आप मिला सके कि आपके आंसर सही है या नहीं है। You are familiar with how representatives are chosen at different levels of government, यानी आप लोगों को पहले से मालूम है कि रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे कैसे चुने जाते हैं, यानी एक MP, MLA और एक मुखिया कैसे चुना जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं। इन सारी चीज़ों से आप फैमिलियर हैं। पिछले क्लासेस में 6-7 क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। लेट अस रिकॉल दिस आइडिया बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। अब हम उन सभी चीज़ों को रिकॉल करेंगे जो हमारी फॉलोइंग एक्सरसाइज दी गई है इसके जरिए से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यूज द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। कि जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो ये वर्ड है रिप्रेजेंट, इसको एक्सप्लेन कीजिए और बताइए कि एक MLA क्या होता है, एक MLA कौन होता है और वो कैसे चुना जाता है। अ मेंबर ऑफ और लोग उसको कैसे चुनते हैं। अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हु इज, यानी MLA की फुल फॉर्म है एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर हु इज इलेक्टेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट और द रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या उस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। यानी किसी भी स्टेट में कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। यानी हम बोलते हैं ना कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये हमारा हिंदी में अगर हम बोले तो ये हमारा इलेक्शन का क्षेत्र है। यानी इतने लोग जो है इतने लोगों को ये MLA या ये कोई पर्टिकुलर MP जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो उस MLA का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। एंड दे आर रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लेजिस्लेचर असेंबली, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को यानी अपने इलेक्शन के क्षेत्र को जो है वो कहाँ पे लेजिस्लेचर असेंबली में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वो उसकी तरफ से उसकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसमें। इन द सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है। यानी इंडियन गवर्नमेंट में जो है इस तरह एक MLA जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उनकी डिमांड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एंड पार्लियामेंट लोकसभा। यानी कह रहे हैं कि अपने टीचर के साथ जो है डिस्कस कीजिए डिफरेंस, जो डिफरेंस है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लोकसभा के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 डिस्कशन जो है लिख दी है, आप इसको देख लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं क्योंकि मैंने इसमें बहुत बेसिक सी उठाकर लिख दी हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को रिप्रेजेंट करके आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। वैसे आप इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी आपको यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए गए हैं, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए ये वर्क स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो चलिए देख लेते हैं। द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद चाइना। यानी इंडियन गवर्नमेंट ये डिसीजन किया कि वो एक पीसफुल रिलेशनशिप को मेंटेन करेगी चाइना के साथ। यानी पूरी इंडिया की चाइना के साथ एक पीसफुल रिलेशन रहेंगे। तो जो पूरे इंडिया का वर्क होगा, कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि पूरी इंडिया का लिया जाएगा, तो वो किसका वर्क होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क होगा। यानी ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर B पढ़ते हैं। द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल्स अंडर दिस बोर्ड। यानी मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है वहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि इस साल जो है वो क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम को डिसकंटिन्यू करेंगे उन सभी स्कूल्स में जो कि उस बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी स्टेट पर, क्योंकि बोर्ड जो है स्टेट का होता है, जैसे कि आपने सुना होगा यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, पंजाब बोर्ड। तो इसी तरह जो बोर्ड्स होते हैं जो एक किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जो फैसला लिया जाएगा, तो वो ये किसका वर्क होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का वर्क होगा। यानी इसके किसी भी स्टेट के बारे में डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी।
क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। एक न्यू ट्रेन कनेक्शन का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है जो कि अजमेर और मैसूर के बीच में चलेगी। तो ये अंडर इंडिया ही है और 2 स्टेट के बीच में, तो ये किसका वर्क होगा? स्टेट गवर्नमेंट का वर्क होगा। और पूरे इंडिया में 1000 रुपीज का नोट अगर लॉन्च करवाना हो, 1000 रुपीज का नया नोट जो है इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो ये किसका वर्क होगा? क्योंकि 1000 रुपीज का नोट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होगा ना, पूरे इंडिया में होगा। अगर बदला जाएगा तो पूरे इंडिया का बदला जाएगा, तो इट इज द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चलिए, होप्स हो कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कौन से वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कौन से वर्क स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। चलिए, हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी आपको यहाँ पर 4 वर्ड्स दे दिए गए हैं। इसके जरिए से आपको जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। डेमोक्रेटिक government in our times are usually referred to as representative democracy. In representative democracies, people do not participate directly. People जो है डायरेक्टली जाकर नहीं तय करते, but instead choose their representative through an election process. These MLAs, यहाँ पर MLAs भी हो सकता है बच्चों और representative भी हो सकता है, क्योंकि हमने MLA कहीं यूज नहीं किया तो इसलिए हमने यहाँ MLA यूज कर दिया। Meet and make decision for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. This means that all adult citizens in the country are allowed to vote. यानी कि आज के टाइम में एक गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकती जब तक कि वो सभी एडल्ट को जो है वोट देने का हक ना दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। You have read the most elected members, whether in the panchayat or the Vidhan Sabha or the parliament, are elected for a fixed period of 5 years. यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जैसे पंचायत में, विधान सभा में, पार्लियामेंट में, वो एक फिक्स्ड पीरियड यानी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। Why do we have a system where the representative are elected for a fixed period and not for life? कि ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास ऐसा सिस्टम क्यों है, यानी हमारा सिस्टम ऐसा क्यों है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिर्फ एक फिक्स्ड पीरियड के लिए चुने जाते हैं, पूरी लाइफ के लिए क्यों नहीं चुने जाते वो। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्यों हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि उनको 5-5 साल के लिए चुना जाता है, फिर दोबारा से इलेक्शन हो जाते हैं। यस, वी हैव अ सिस्टम वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड एंड नॉट फॉर लाइफ। यस, हमारे यहाँ ऐसा ही सिस्टम है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, पूरी लाइफ के लिए नहीं। बिकॉज इट इज नेसेसरी टू फंक्शन अ कंट्री डेमोक्रेटिकली, क्योंकि ये जरूरी है ताकि एक कंट्री को डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए। इफ रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी इलेक्टेड फॉर लाइफ देन दे कुड बिकम डिक्टेटर एंड दे विल नॉट डू वेलफेयर वर्क फॉर पीपल बिकॉज दे ऑलरेडी नो दैट देयर फ्यूचर इज सिक्योर्ड। अगर रिप्रेजेंटेटिव को ये बात पता लग जाए या फिर वो पूरी लाइफ के लिए इलेक्ट हो जाए तो क्या होगा, वो लोग डिक्टेटर भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर वो लोग एक बार इलेक्ट हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे, यानी वो कुछ भी वेलफेयर वर्क नहीं करेंगे लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर्ड हो गया। वो एक दफ़ा चुने चले गए हैं तो वो अब हमेशा ही यहाँ रहेंगे, कोई उनको हटा नहीं सकता, चाहे वो अच्छे काम करें या बुरे काम करें। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ क्या किया जाता है, 5 साल पे इलेक्शन करवा दिया जाता है और उस इलेक्शन में दोबारा रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का अच्छे काम करने पड़ते हैं, वरना लोग हटा देते हैं। सो इट इज इसेंशियल टू डू इलेक्शन वंस एवरी 5 years. In this system, representatives are mandatory to do good to elect again. इस सिस्टम में क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मजबूर होते हैं, यानी वो पाबंद होते हैं अच्छे काम करने के लिए, ताकि लोग उनको दोबारा इलेक्ट करें, लोग उनको दोबारा चुने। तो इसके पीछे ये लॉजिक काम करती है बच्चों। होप्स हो कि आप लोगों को ये लॉजिक पसंद आ रही होगी। तो चलिए हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। You have read that people participate in other ways and not just through elections to express approval or disapproval of the actions of government. यानी कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि लोग जो है दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं, दूसरे वेज के जरिए से जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस के द्वारा नहीं, दूसरे वेज के द्वारा, इलेक्शंस के अलावा कि अपने अप्रूवल और डिसअप्रूवल जो गवर्नमेंट के एक्शंस होते हैं उनके प्रति अप्रूवल और डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्शन के अलावा दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं। कैन यू डिस्क्राइब 3 such ways through a small seat? क्या आप ऐसे 3 तरीकों को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं एक छोटे से ड्रामे के जरिए से? तो चलिए बच्चों, हम लोग ड्रामा तो कर नहीं सकते,
हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं इलेक्शंस के अलावा लोग किस तरह अप्रूवल और डिसअप्रूवल को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, यानी लोग रैलीज ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर उनको कोई बिल, जैसे कि आजकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, CAA, NRC और जो फार्मर एक्ट आए हैं, तीनों जो बिल हैं उनके खिलाफ जो लोग गवर्नमेंट के एक्शन है उसके खिलाफ लोग अपने डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या करके, रैलीज निकाल कर, प्रोटेस्ट करके। नंबर सेकेंड है बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट ऑन टीवीज पर जो है, टीवीज पर जो डिबेट होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करके, बाय रिपोर्टिंग एडिटोरियल इन न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स होते हैं उनमें रिपोर्टिंग करके जो है लोग अपने डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और आप लोगों को जो है पार्लियामेंट कुछ समझ में आ रही होगी। आप लोग पहले से भी इसको जानते हैं, हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को दोहराया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर को जो है आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।